मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 9th क्लास है और आज की क्लास में जैसे कि पीछे की 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक पॉइंट जो कि आपके फार्मूले से रिलेट होते हैं, लेकिन कौन सा फार्मूला तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि सिंपल इंटरेस्ट कितने % होगा, रेट इंटू टाइम से रिलेट करके लास्ट के जो 2 वीडियो अपलोड किए आपने देखा होगा, समझा होगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि अगर आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए एकदम बेसिक पॉइंट, यहां से छोटे छोटे पॉइंट अगर सीखते रहेंगे तो आगे अगर बड़े भी क्वेश्चन आ जाते हैं गलती से तो वहां पर आपके क्वेश्चन के आंसर गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपका क्या है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और एक एक करके आगे बढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन देख करके करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो क्वेश्चन है, A borrowed rupees 5,000 from B at simple interest. After 4 years, B received rupees 1,000 more than the amount given to. Then the amount given to B नहीं होगा, 1,000 more than the amount given to A on loan. The rate of interest was. तो ये पार्ट है that the amount given to A on loan, the rate of interest was. कंडीशन क्या है हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन है, ए ने बी से 5,000 रुपए उधार लिया। ए ने बी से 5,000 रुपए उधार लिया। 4 वर्ष के बाद बी को ए को दिए हुए लोन से 1,000 रुपए ज्यादा प्राप्त हुआ, मतलब 1,000 रुपए ब्याज मिला, 1,000 रुपए ज्यादा प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत बेसिक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इतना बेसिक पॉइंट की अगर आप थोड़ा सा ध्यान ना दे तो ये बेसिक पॉइंट भी गलत हो जाता है। ऐसा किसी से उम्मीद नहीं करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर वो गलत देंगे, वो पूरा भरोसा है, आप सब पे भरोसा है कि आप सब लोग आंसर सही देंगे। लेकिन मैं एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। बोला गया कि 5,000 रुपए किससे उधार लिया था? ए ने बी से। ए ने बी से उधार लिया था कितना? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए अगर ए ने बी से उधार लिया था, ये था लोन अमाउंट, ये था आपका लोन लिया था 5,000, मतलब ये जो लोन अमाउंट आपका है जो कि ए द्वारा लिया गया है बी से, तो हम कहेंगे कि ये जो पार्ट हो गया आपका हो गया मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब कितना उधार लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना उधार दिया, प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो भी इनिशियल प्रोसेस होता है उधार देने वाला अमाउंट या उधार लेने वाला अमाउंट, वही आपका क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। जब तक कि कुछ अलग कंडीशन ना दी जाए हम उसी को प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलते हैं, और माना भी जाता है, वही होता है मूलधन। तो मूलधन क्या था? जो कि वो लोन लिया गया था ए द्वारा 5,000 रुपए, वो आपका हो गया मूलधन। अब अगर बोला जाए कि 4 वर्ष में इस पर जो आपका 5,000 रुपए है, इस पे 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ है बी को, क्योंकि ए ने बी से लिया था तो बी को मिलेगा इंटरेस्ट किसके द्वारा? ए के द्वारा पे किया जाएगा। किसको किया जाएगा? पे, बी को। तो ये पॉइंट अगर ध्यान रखें तो ये वाला पार्ट है ए। बी रिसीव्ड रुपीज 1,000 मोर देन द अमाउंट गिवन टू ए, मतलब बी को जितना बी ने ए को दिया था उससे 1,000 रुपए ज्यादा लिया। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। तो 4 वर्षों में अगर इससे जितना दिया था उससे 1,000 ज्यादा लिया तो ये 4 वर्षों में जो 1,000 रुपए आ रहा है वो है क्या एक्चुअल में? तो आप कह पाएंगे कि ये क्या है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आप यहां से देख सकते हैं कि 4 वर्ष में अगर 1,000 इंटरेस्ट मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलता होगा? तो आप कहेंगे कि 1 वर्ष में मिलेगा, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 250 रुपीज। 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 250 रुपए। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो जो 1 ईयर में मिलता है, 1 ईयर CI, मतलब अगर जब भी रेट निकालना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन और इनटू 100। ये सिंपल सा तरीका है कि जब भी अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम होता है, वार्षिक होता है, और अगर वार्षिक होता है मतलब 1 वर्ष में कितना मिला और वो किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो भी 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल का कितने % है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो बेसिक पॉइंट समझ पाएंगे कि 4 वर्ष में अगर 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है तो 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे कि 1 वर्ष में मिलेगा 250। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इज इक्वल टू
रेट इज इक्वल टू 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 250 और डिवाइडेड बाय किस पर मिला है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पर। और प्रिंसिपल कितना था, जो इनिशियल में लोन लिया गया था 5000 पे, कितना परसेंट है, इंटू 100 किया, जीरो की कहानी खत्म, यानी आपका रिजल्ट आ गया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 5%, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, इसको अगर कुछ लोग दूसरे तरीके से भी सोचते हैं, वो कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, कि हमें जो 4 वर्ष में इंटरेस्ट मिला है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना परसेंट है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो 4 वर्ष में इंटरेस्ट मिला है 1000 रुपए, वो किस पर मिला है, क्योंकि ये जो भी इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये जब भी मिलेगा ये पूरा का पूरा अमाउंट किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पे। यानी 1000 रुपए मिला है टोटल इंटरेस्ट बी को, किस पर, 5000 पे, कितना परसेंट है, तो ये कैलकुलेट करके अगर देखते हैं 000 कैंसिल, यानी 20%। लेकिन ये जो 20% आपका प्रिंसिपल का 20% इंटरेस्ट मिला है, वो कितने वर्ष में मिला है, 4 ईयर में, 4 वर्ष में मिला है। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो वही आपका रेट परसेंट पर एनम होगा। तो 4 वर्ष में 20%, तो एक वर्ष में 4 से डिवाइड किया, यानी 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बहुत बेसिक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे, तो अच्छी बात है। कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत डाउट्स होता है ऐसे क्वेश्चन में, उनके लिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं ताकि वो एकदम क्लियर हो जाएं, माइंड उनका एकदम क्लियर रहे, ताकि क्वेश्चन करते वक्त उन्हें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसे कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹2400 फॉर 4 years. What is the difference in rate of interest? तो अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि ए और द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹2400 फॉर 4 years. मतलब ये कहा जा रहा है कि ए और बी के द्वारा 2400 रुपए पर 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है उसका अंतर 36 है। ए और बी द्वारा 2400 रुपए पर 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है उसका अंतर 36 है। तो बताइए दोनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना है, दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंस कितना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी तो वैसे ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, डिफरेंस की बात की गई है तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बने कंफ्यूजन हो कि क्या ये पूछ दिया, अभी तो ठीक था, अब ये क्या थोड़ा सा घुमा दिया। तो ज्यादा घुमाया नहीं है, बस बहुत बेसिक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। सिंपल लॉजिक, ए और बी द्वारा प्राप्त, ए और बी, तो आपसे बोला गया कि ए और बी द्वारा प्राप्त कितने धन पर, तो ए ने 2400 रुपए पर प्राप्त किया और बी ने भी कितने पर, 2400 रुपए पर ही प्राप्त किया। तो द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36, मतलब 2400 रुपए पर ए को भी इंटरेस्ट मिल रहा है और 2400 रुपए पर बी को भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें कि ये जो भी रेट होगा और ये भी जो रेट होगा, इन रेट के बारे में बोला गया है कि इनका जो रेट आपका आएगा उन रेट का डिफरेंस कितना होगा, रेट का डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए पॉइंट ये है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों केस में सेम वैल्यू है, इसलिए हम यहां पर जो शॉर्टकट समझते हैं उसके लिए बेसिक नहीं जाने की जरूरत है, एकदम बेसिक जाएंगे नहीं। इस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एकदम बेसिक नहीं जाए तो अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, इनमें जो अंतर आ रहा है, जो 2400 रुपए पर, हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं 2400 रुपए पर एक रेट कैलकुलेट हो रहा है R%, उसी 2400 रुपए पर R%, बात तो वही कहा जा रहा है, एक ही अमाउंट पर यहां R% कैलकुलेट हो रहा है और यहां पर स्मॉल R% कैलकुलेट हो रहा है, और दोनों रेशियो मतलब दोनों रेट का डिफरेंस बताना है आपको, बताना है R% माइनस R% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो है ना। तो हम इसको R% 2400 पर, ये भी R% 2400 पर, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 2400 पे R% कैलकुलेट करो, उसी 2400 पे R% कैलकुलेट करो, अंतर पता करते हैं। अच्छा अब पॉइंट आता है कि इन पर जो अंतर आता है 4 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, 4 इयर्स में कितना अंतर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है 36,
तो मैंने लिख दिया 36 रुपीज। तो 1 ईयर में दोनों में डिफरेंस कितना आएगा ये आपको पता है कि हमेशा प्रिंसिपल पर निकाला जाता है, यानी अगर डिफरेंस आएगा जो भी तो हर वर्ष उतना डिफरेंस रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि ए को जो है इंटरेस्ट अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा एक वर्ष में मिलता है तो दूसरे वर्ष 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा 20 रुपए, थर्ड ईयर वो 10 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा 30 रुपए 30 रुपीज। तो ये पॉइंट आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि अगर डिफरेंस अगर दोनों के जो इंटरेस्ट मिला उसमें डिफरेंस 36 का है लेकिन 4 वर्ष में है तो जो डिफरेंस है हर वर्ष इक्वल रहा होगा, मतलब हर वर्ष जितना एक्स्ट्रा पाया होगा हर वर्ष बराबर एक्स्ट्रा पाया होगा। तो 4 वर्ष में कुल मिला के किसी एक को किसी दूसरे से 36 रुपए अधिक मिला है, यानी हर वर्ष कितना अधिक मिला होगा, पहले वर्ष 9 रुपए अधिक, दूसरे वर्ष 9 रुपए अधिक, तीसरे वर्ष 9 रुपए अधिक, फोर्थ ईयर यानी फोर्थ लास्ट जो कि चौथे वर्ष है फोर्थ ईयर 9 रुपीज अधिक। तो 4 वर्ष में 36 मतलब एक वर्ष में कितना अधिक मिल रहा होगा, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 9 रुपीज। डिवाइड कर लो आप, फर्स्ट ईयर 9 रुपए अधिक पाया, सेकेंड ईयर एक्स्ट्रा पाया 9 रुपए, कुल हो गया 18, थर्ड ईयर 9 रुपए एक्स्ट्रा पाया 27 हो गया, फोर्थ ईयर 9 रुपए एक्स्ट्रा पाया 36 हो गया। तो ये बेसिक पॉइंट है जो आप थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा क्लियर अगर रहे आपका माइंड तो क्वेश्चन अगर जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो 4 वर्ष में 36 अगर अंतर आता है तो 1 ईयर में कितना आएगा 9 रुपीज। आप अगर 1 ईयर में 9 रुपीज आएगा तो 1 ईयर में जो 9 रुपीज का डिफरेंस आएगा वो आपका जो डिफरेंस होगा वो किस पर कैलकुलेट होगा, 2400 पर ही तो डिफरेंस होगा। 1 ईयर में 9 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और ये 9 रुपए है और आप बताइए ये भी आपका कैलकुलेट इसी पर हो रहा है और ये भी कैलकुलेट इसी पर हो रहा है, पर एनम की बात कर रहे हैं। तो अगर ये पर एनम की बात करें तो जो भी एक्स्ट्रा आया वो इसका कितना परसेंट है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये जो हुआ इस पर एक वर्ष में कैलकुलेट हुआ, ये जो हुआ इस पर एक वर्ष में कैलकुलेट हुआ। तो जब ये दोनों सेम वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर अलग अलग लिखा है लेकिन एक्चुअल में सेम ही है, तो जब ये दोनों एक ही वैल्यू पर कैलकुलेट हो रहा है तो जो अंतर आएगा वो भी किस पर कैलकुलेट हुआ होगा, उसी अमाउंट पर। सिंपल लॉजिक कि जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस वो भी किस पर कैलकुलेट होगा, 2400 पर ही। मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, समझिए आप। तो जो डिफरेंस आ रहा है 9 रुपए आ रहा है किस पर आ रहा है, 2400 पे। तो रेट में डिफरेंस अगर निकालना है तो डायरेक्टली करेंगे कि परसेंटेज में देख लेते हैं। अमाउंट में डिफरेंस एक वर्ष में 9 रुपए का आ रहा है, हमें पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेक करना है कि डिफरेंस कितना आएगा। तो जो रुपया है उसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो ये 9 रुपए का डिफरेंस किस पर आ रहा है, 2400 रुपए पर। 9/2400 इंटू 100 इज इक्वल टू 00 कैंसिल 3 एंड 3 8। अगर इसको डिवाइड करें, अगर आप ध्यान से समझे तो मुझे तो लग रहा है कि आंसर आ चुका है। 8 से डिवाइड किया 0.375% पर एनम का डिफरेंस आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको वो पॉइंट समझना है। मैंने ये जो बताया कि अगर डिफरेंस अगर देखें, मतलब ये दोनों पार्ट में दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, जिस वैल्यू पर ये R% कैलकुलेट होगा उसी वैल्यू पर ये भी R% कैलकुलेट होगा। तो जब ये दोनों सेम वैल्यू पर होंगे तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि इस पर R% निकालना है, इस पर R% निकालना है, तो डिफरेंस 9 का आ रहा है। तो जब इसका R% निकालना है तो डिफरेंस 9 का आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो परसेंटेज में कितना है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा। तो मैंने सीधा से कैलकुलेट कर लिया कि 9 जो है किसका 2400 का कितना परसेंटेज, जो कि 0.375 आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा 0.375%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कुछ ऐसे, क्वेश्चन नंबर 64 ये है। क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 इंक्रीजेज बाय ₹30 व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाय 8 years, द रेट परसेंट पर एनम इज। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, बोला गया है if the simple interest on ₹1500 increases by ₹30 when the time increases by 8 years, the rate percent per annum is। अच्छा, अगर रेट परसेंट बोला गया है कि 1500 रुपए पर जो ब्याज पहले प्राप्त होता था, अगर इसको सीधा सिंपल ठीक है, बोला गया कि जब अगर समय को 8 वर्ष बढ़ा दिया जाता है, जब समय को 8 वर्ष बढ़ा दिया जाता है तो 1500 रुपए पर जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा था वो पहले से 30 रुपए बढ़ जाता है, पहले से 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, यानी पहले से 30 रुपए बढ़ जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। अच्छा, ये पॉइंट देखो, समझो आप इस पॉइंट को। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बस देखने में खतरनाक होते हैं, मतलब देखने में तो छोटा छोटा है लेकिन खतरनाक हो जाते हैं अगर आप सही चीजों को नहीं समझ पाए तो जैसे इस क्वेश्चन में देखें, आपसे बोला गया है
कि 1500 रुपए है, 1500 रुपए है। अब उस 1500 रुपए पर, अगर 1500 रुपए पर मैं कहता हूं R% रेट से आपका कुछ टाइम के लिए, मतलब मैंने कहा कि T टाइम के लिए क्या किया गया, T ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब अगर बोला गया कि उसी 1500 रुपए पर, सेम 1500 रुपए पर ही अगर रेट वहीं रहे, लेकिन जो टाइम है वो पहले के कंपेयर में पहले से 8 वर्ष अधिक हो जाए, 8 वर्ष अधिक हो जाए, तो जो इंटरेस्ट है पहले से 30 रुपए ज्यादा मिलता है। पॉइंट समझना, इस पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आप देखो कि पहले 1500 रुपए पर रेट R% था, टाइम T था, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ इंटरेस्ट मिलता रहा होगा। अब बोला गया कि प्रिंसिपल वही है, रेट भी वही है, सिर्फ टाइम जो था ना, पहले जितने समय के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था उसके कंपेयर में अब 8 वर्ष और आगे तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले से 30 रुपए ज्यादा प्राप्त होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे कि R इंटू T%। यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो मल्टीप्लाई करके देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, R इंटू टी, तो रेट इंटू टी मतलब R इंटू T% और प्लस R% इंटू 8 मतलब 8 इंटू R%। तो अब आप देखो कि जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या आप देखो यहां से एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये वाला पार्ट तो सेम हो गया ना, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट तो सेम हो गया ना। तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो नेक्स्ट 8 इयर्स में मिल रहा है, किस रेट से, जो रेट आपका शुरू वाला था। और किस पर मिलेगा, तो वो हमेशा प्रिंसिपल पर मिलेगा। तो आप सिंपल सा समझो कि अगर आप देखें कि यहां कितना एक्स्ट्रा मिला है पहले से, तो 30 रुपए, किस पर मिला है, 1500 पे। तो जो 30 मिला है वो किस पर मिला है, 1500 पे मिला है, कितने परसेंट है, तो यहां से कैलकुलेट करके देखा हमने, तो ये आ गया 2%। यानी जो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पहले के कंपेयर में, अगर टाइम पहले के कंपेयर में 8 वर्ष एक्स्ट्रा हो, अगर पहले से 8 वर्ष एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आपको पहले से जो भी प्रिंसिपल था उसका 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो 2% एक्स्ट्रा मिलेगा वो किस रेट से, रेट तो वही है, लेकिन कितने टाइम तक एक्स्ट्रा मिलेगा उस रेट पर, तो आपका पहले के कंपेयर में देखिए तो ये हर वर्ष R% एक्स्ट्रा, अगले 8 वर्ष तक वो R% किस पर कैलकुलेट होगा, 1500 पे। और 8 वर्ष तक अगर 15% 1500 पे कैलकुलेट होगा, तो हमने देखा कि डायरेक्टली 30 रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो 30 रुपए 30 रुपीज 1500 का कितने परसेंट है, तो हमारा निकल के आया 2%। यानी 8 वर्ष तक R% अगर इस पर कैलकुलेट करें तो 30 रुपए आ रहा है, जो कि 2% है उसके, यानी 8 R% की वैल्यू 2% है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2/8, दैट विल बी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, इसीलिए आगे अगर 8 वर्ष टाइम बढ़ा दिया जाए तो उसी रेट पर पहले से उसी प्रिंसिपल पर 30 रुपए एक्स्ट्रा धन प्राप्त होता है। पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन टफ भी हैं, आसान भी हैं, बस समझने की जरूरत है, और अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन नहीं समझे तो वहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, if the simple interest on rupees 1200 be more than the interest on rupees 1000 by rupees 30 in 3 years, the rate % per annum will be। क्वेश्चन क्या है, if the simple interest on rupees 1200 be more than the interest on rupees 1000 by rupees 30 in 3 years, the rate % per annum will be। साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए पर प्राप्त ब्याज 1000 रुपए पर प्राप्त ब्याज से 3 वर्षों में 30 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा, यहां पर पहले तो इसको रफ करना इंपॉर्टेंट है ना, रफ होगा तभी तो बताऊंगा मैं यहां पर। अच्छा, यहां देख सकते हैं कुछ ऐसे कि एक जगह आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस पर आपका कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि रेट आपका दोनों केस में सेम है। अगर आप समझे तो ये एक केस है जिसमें आपको किस पर कैलकुलेट करने की बात की गई है, 1200 रुपए पर, और एक केस है जिसमें कैलकुलेट हो रहा है आपका 1000 रुपए पर। यही तो है ना, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 बाई रुपीज 30 इन 3 ईयर्स। फिर से बात वही आई कि इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें रेट पता नहीं है, लेकिन हमें यहां पर कंफर्म है कि रेट दोनों केस में सेम है। अगर इस पर R% इंटरेस्ट, अगर रेट का इंटरेस्ट है,
तो यहां पर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है। अगर यहां R% तो यहां भी R%। अच्छा, अगर यहां देखें तो 1000 है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है 1000 है, लेकिन यहां देखेंगे ना तो 1000 तो है, लेकिन उससे कितना एक्स्ट्रा और है तो 200। अच्छा, अगर यहां 200 एक्स्ट्रा आ गया तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, इस पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा, क्योंकि जो R% कैलकुलेट होगा इन दोनों पर कैलकुलेट होगा, ये पूरे पर कैलकुलेट होगा मतलब इन दोनों पर, और यहां R% कैलकुलेट होगा इस पर, यहां पर भी R% कैलकुलेट होगा इस पर। तो ये देखो ये वाला पार्ट, यहां कोई अंतर आएगा क्या, जब R% कैलकुलेट करेंगे 1200 पे, इसका मतलब R% 1000 पर भी कैलकुलेट होगा और R% कैलकुलेट होगा 200 पर भी। पॉइंट समझना है इसको, अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप सिंपल लॉजिक 1200 पे और 1000 पे सेम रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1000 पे R% कैलकुलेट करते हैं, तो यहां 1000 पे भी R% कैलकुलेट होगा, जो उसके ऊपर होगा उस पर भी R% कैलकुलेट होगा। अगर आपको डाउट लगता है तो इसका R% कैलकुलेट करो और प्लस 200 का R% कैलकुलेट करो, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर R/100 कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1000 और प्लस 200 यानी 1200 का R%। तो कुछ अंतर नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि मैं गलत तरीके से समझा रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया कि देखिए सेम आएगा, और सेम आएगा तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से अगर सोचेंगे ना तो तुरंत आपका आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आएगा। ये प्रोसेस होता है समझने का, जो सोचने का प्रोसेस है वो लिख के मैं बता रहा हूं, और अगर एक बात समझ गए तो दिक्कत ही नहीं होगी, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियर हो जाएं, आपका माइंड ओपन हो जाए, और जब माइंड ओपन हो जाएगा तो खुद आप नहीं लिखोगे। तो अब आप यहां देखिए कि यहां पर R% निकालेंगे 1000 पे, यहां पर 1000 पे R% प्लस 200 पे R%, तो जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा ये आपका रेट पर एनम होता है। अगर रेट पर एनम होता है तो आपको पता है कि हर वर्ष इतना % कैलकुलेट होगा, हर वर्ष इतना % कैलकुलेट होगा, और बोला गया है कि कितना आपका जो एक्स्ट्रा मिलेगा इस केस में, इससे इस केस में जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो किस पर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपको समझ में आ गया, इस 200 पे एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा इस केस में, इससे ज्यादा जो मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपका 1000 पे R%, 1000 पे R%, तो इस केस में जो 1200 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, जो कि 200 रुपए पर आपको कैलकुलेट करके मिलेगा, तो 200 रुपए पर जो कैलकुलेट करके मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप देखिए यहां पर दिया गया था 3 ईयर में कितना एक्स्ट्रा मिला है, 30 रुपए मिला है, तो हर साल बराबर बराबर मिला होगा। इसका मतलब 1 ईयर में कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, तो आप कह पाएंगे कि 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा। 3 वर्ष में अगर 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 1 वर्ष में 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, और जो 1 वर्ष में एक्स्ट्रा मिला है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप कहेंगे 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है वो किस पर मिला है, 1 वर्ष में 200 पे, तो 200 पे अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला है तो वो कितने % है, इंटू 100 किया तो 2 जीरो की कहानी समाप्त, मतलब ये आ गया 5%। मतलब इस पर जो है वो 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1 वर्ष में 10 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। तो सिंपल सा तरीका और सिंपल सा सोचने का तरीका ये जो लिख के किया है वो आपका है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड को ओपन करेंगे, आपका माइंड ओपन हो जाएगा तो आप सीधा सीधा कैलकुलेट देख करके ही समझ जाएंगे जो मैंने पॉइंट बताया है, और आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर तो वैसे आ ही चुका है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे कि द रेट % पर एनम विल बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक पॉइंट है, बस इतना समझाना है कि हर वर्ष आपका इक्वल सिंपल टेस्ट मिलता है, और वो हमेशा कैलकुलेट किस पर होता है, जो इनिशियल अमाउंट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स इज ₹2460। If the principal becomes 4 times after 5 years, then what will be the total interest obtained after 10 years? क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 10 वर्षों में 2460 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अगर 5 वर्षों के बाद मूलधन 4 गुना हो जाए तो 10 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो 10 वर्षों में कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, समझें, तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे
अगर आपको अगर पहले से पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार लोग जो होते हैं इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं इस समय वीडियो देख रहे हैं तो कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैंने देखा है जब भी ऑफलाइन क्लासेज होती रही हैं ऐसे क्वेश्चन डाउट्स आपके जो एक क्लास के बाद पूछते रहे बहुत सारे लोग, और देख करके क्वेश्चन अगर मैं क्लास में करा दिया तो वहां पर उनको दिक्कत आई है, वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। तो उस पॉइंट को मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं अगर इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर कर लो आप। यहां पर बोला गया कि कुल 10 वर्षों में, टोटल 10 ईयर में 10 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिला है, तो 10 वर्ष में इंटरेस्ट मिल रहा है 2460 रुपए। अच्छा, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, रेट अगर चेंज नहीं है, रेट सेम है तो हर वर्ष इक्वल मिलेगा। अगर टाइम डबल कर देंगे तो इंटरेस्ट डबल मिलेगा, और टाइम हाफ कर देंगे तो इंटरेस्ट हाफ मिलेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर देखते हैं 10 वर्ष में 2460 है और आपसे बोला गया है ये टोटल 10 वर्ष का, हमने लाइन बना दिया, ठीक है, लाइन के थ्रू बस समझने की कोशिश करिए। अब ऐसा तो नहीं है कि टाइम जो होगा लाइन में चलेगा, ऐसा तो होता नहीं है कोई लॉजिक कि टाइम भी लाइन में चल रहा है, चाहे इधर से जिग जैग मोशन में चलना है, स्ट्रेट लाइन में टाइम चल रहा है, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है ना। तो बस समझने के लिए कि 10 वर्ष में अगर 2460 रुपए प्राप्त हुआ, कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, पता नहीं कुछ रहा होगा, रेट क्या था वो भी नहीं पता, लेकिन प्रिंसिपल वही है, रेट वही है पूरे 10 साल के लिए। तो अगर 10 वर्ष में इतना मिला है और आपको बोला गया इफ द प्रिंसिपल बिकम्स 4 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल को चेंज करना है। तो अगर 5 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल को चेंज करना है तो चलो अगर यहां प्रिंसिपल पी रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल पी रहा होगा, तो ये आपका पूरे पी पे 10 साल का इतना इंटरेस्ट मिलता है। 5 वर्ष के बाद अगर 4 गुना हो जाता, अच्छा 5 ईयर के बाद अगर 4 टाइम्स होगा, अगर 5 ईयर के बाद 4 टाइम्स होगा तो मैं कहूंगा कि इधर 5 ईयर हुआ और इधर भी 5 ईयर होगा, टोटल 10 वर्ष है। यहां से यहां 5 वर्ष के बाद अगर कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आपका यहां पर प्रिंसिपल 4 गुना हो गया। तो अब पॉइंट आता है कि जिस प्रिंसिपल पर 10 वर्ष में 2460 रुपए प्राप्त हो रहा था, अब अगर उस प्रिंसिपल पर, उसी प्रिंसिपल पर केवल 5 वर्ष का अगर फाइंड करें तो कितना मिलेगा। 5 ईयर दैट मीन 10 वर्ष में जितना मिलता है उसका आधा, और अगर मैं इसका आधा करता हूं 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो मैं लिखूंगा 2460 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड करते हैं 1230, यानी आपका इस 5 वर्ष में कितना मिला होगा, तो आप लिख पाएंगे कि यहां पर मिला होगा 1230 रुपए। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो प्रिंसिपल पर 10 ईयर्स में जो भी प्रिंसिपल था, अगर 2460 रुपए मिलता है तो उसी प्रिंसिपल पर 5 वर्ष में उसके आधे टाइम में मिलेगा उसका आधा अमाउंट, यानी 1230। अच्छा, अगर यहां पर भी प्रिंसिपल वही होता तो यहां पर भी कितना मिलता, 1230 ही मिलता, क्योंकि रेट वही है, प्रिंसिपल वही है, तो आपका उतना ही मिलता। लेकिन अगर प्रिंसिपल डबल हो जाए तो इसका मतलब सीधा ऐसा है, रेट आपका पता है ना कि रेट आपका अगर प्रिंसिपल अगर उतना ही होता तो आपको उतना ही मिलता, लेकिन प्रिंसिपल अगर 4 गुना हो जाए तो इंटरेस्ट, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप 4 गुना अमाउंट जमा करेंगे कहीं बैंक में, तो जितना अगर आप 1000 रुपए जमा करते हैं, 1000 रुपए पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप 4000 जमा करेंगे उसका 4 गुना, तो इंटरेस्ट भी तो 4 गुना मिलेगा। सिंपल लॉजिक। तो आप कहेंगे कि पी पे अगर 12 पी होता, अगर इस 5 वर्ष के लिए भी पी ही होता, उसमें चेंज नहीं होता, तो 1230 मिलता। लेकिन इन 5 वर्ष के लिए जो प्रिंसिपल था वो 4 गुना है, अगर 4 गुना है तो इंटरेस्ट भी 4 गुना मिलेगा और 4 टाइम्स मिलेगा। तो इधर इंटरेस्ट कितना मिला और प्लस इधर इंटरेस्ट कितना मिला, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको 4 गुना करके फिर इसमें जोड़ेंगे, कुछ लोग 1230 का 5 गुना कर देंगे, क्योंकि 1230 4 टाइम्स यहाँ है और 1230 1 टाइम यहाँ है, यानी 1230 इंटू 5 टाइम्स। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 1230 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6150 6150 रुपए आ गया आंसर। तो आपको यहां पर एक पॉइंट समझ में आया कि टाइम अगर आपका डबल होगा तो इंटरेस्ट डबल होगा, टाइम हाफ होगा तो इंटरेस्ट हाफ होगा। देखिए, रेट, टाइम और प्रिंसिपल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रिंसिपल को 5 गुना कर देंगे तो इंटरेस्ट भी 5 गुना मिलेगा, अगर रेट को 5 गुना कर देंगे 5 टाइम्स तो आपका इंटरेस्ट भी 5 टाइम्स मिलेगा, अगर टाइम को 5 टाइम्स कर देंगे तो इंटरेस्ट भी 5 टाइम्स मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रिंसिपल के। तो यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि आपका अगर रेट बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट घटेगा, टाइम डिक्रीज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, प्रिंसिपल डिक्रीज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। और इसमें एक पॉइंट और है कि यहां पर जो कांस्टेंट, अगर आपने कभी पढ़ा होगा कांस्टेंट टर्म के का यूज करते हैं, तो यहां पर के की वैल्यू भी फिक्स है कि 1 ही होगी। सिंपल लॉजिक आपका कि अगर रेट डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डबल होगा, टाइम डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डबल होगा, प्रिंसिपल डबल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट डबल होगा। अगर मैं रेट को आधा कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, टाइम को हाफ कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, प्रिंसिपल को अगर हाफ कर दूं तो सिंपल इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने जो बोला है, अगर आप कहीं पर लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं वहां पर यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, a certain sum was invested on simple interest. The amount to which it had grown in 5 years was 1.25 times the amount to which it had grown in 3 years. The percentage rate of interest was. The percentage rate of interest was. क्वेश्चन ये है, कुछ धन साधारण ब्याज की किसी दर पर निवेश किया जाता है और यह धन 5 वर्षों में बढ़कर जितना हो जाता है वह 3 वर्षों में बढ़कर जितना हो जाता है उसका 1.25 गुना है। मतलब 3 वर्ष में इंटरेस्ट सहित जो मिश्र धन होगा वो जितना हो जाएगा, उसका पॉइंट फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। किसी धन पर, मैं पूरा क्लियर कर देता हूं हिंदी में, किसी धन पर साधारण ब्याज की किसी दर, कुछ धन साधारण ब्याज की किसी दर से निवेश किया जाता है, वह धन 5 वर्षों में कुल जितना हो जाता है वह 3 वर्षों में कुल जितना हो जाता है उसका 1.25 गुना है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब 3 वर्षों में जितना मिश्र धन हुआ, अगर उसका 1.25 गुना करेंगे तो 5 वर्षों में उतना मिश्र धन हुआ होगा। बस इतना पॉइंट है आपका यहां पर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें फिर से, आज की क्लास में एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बताना चाहता हूं और जो इस क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन में, कि आपका जो इंटरेस्ट मिलता है हर वर्ष इक्वल मिलता है। अगर आपका 10 वर्ष में जैसे आपका मिल रहा था, अभी पिछले क्वेश्चन में जितना मिल रहा था 2460, तो 5 ईयर आधा टाइम है, तो मैंने डायरेक्टली इंटरेस्ट को भी आधा कर दिया। तो अब अगर यहां देखें, क्वेश्चन बोला गया है कि जो अमाउंट है, बोला गया है कि जितना भी प्रिंसिपल था नहीं पता, जो भी प्रिंसिपल था नहीं पता, बोला गया कि 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद वो हो गया कितना, बोला गया कि जितना हुआ वो भी नहीं पता है। चलो ठीक है, ये भी नहीं पता है, ये तो और अच्छी बात है। और 5 वर्षों में जो हो गया है वो भी आपके बारे में, मतलब यहां पर आपको डिटेल से नहीं दिया गया है, थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। तो 5 इयर्स में जो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का मतलब यहां पर कि यहां पर प्रिंसिपल प्लस मूलधन P प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट, जो आप 5 वर्ष के बाद अमाउंट हो जाएगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट, यही तो होगा। और अगर हम यहां देखें कि 3 वर्ष के बाद, तो ये होगा प्रिंसिपल, ये वाला होगा कि क्या चीज आपका होगा? प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट। और ये वाला क्या था? प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट। तो आपसे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 वर्षों में जो हो जाता है, ऐसा बोला गया है कि जो भी प्रिंसिपल था, किसी धन, कोई धन जो था ना, वो किसी रेट पर निवेश किया गया था, तो वह 5 वर्षों में जितना हो जाता है, जितना हो जाता है मतलब 5 प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट मिला के जो टोटल अमाउंट हो जाता है, वो वही धन 3 वर्षों में जितना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट मिला के जो होगा वो उसका 1.25 गुना है। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये होगा 1.25। तो इतना क्यों करें? हम कहेंगे कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 125 होगा। पॉइंट देख लेना, सिंपल लॉजिक। रेशियो तो यही बोला गया, एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, बट रेशियो तो ये है ना कि जो 5 वर्षों में हो जाता है वो 3 वर्षों में जितना होता है उसका 1.25 गुना है। मतलब अगर ये 100 होगा तो उसका 1.25 125 आएगा। पॉइंट ये क्लियर होगा।
अच्छा, अगर यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया तो आप ये देखो ना कि यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 25। इसे इंटीजर में भी कन्वर्ट किया जा सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये 100 होगा तो ये 125 होगा। तो देखिए कि ये 25 जो इंटरेस्ट मिला कितने वर्ष में, ये 3 वर्ष का इसमें इंटरेस्ट है, इसमें 5 वर्ष का इंटरेस्ट है। अंतर जो आ रहा है वो प्रिंसिपल यहां पर भी है, प्रिंसिपल यहां पर भी है। यहां 3 वर्ष का इंटरेस्ट है और यहां 5 वर्ष का इंटरेस्ट है। तो अंतर कितने का आएगा, 2 वर्ष का इंटरेस्ट का। तो जो भी अंतर है वो 2 वर्ष के इंटरेस्ट का है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में सेम है। यहां 3 ईयर इंटरेस्ट है, यहां 5 ईयर इंटरेस्ट है। मतलब यहां पर यहां की कंपेयर में 2 ईयर एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट है। तो 2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला रेशियो के अकॉर्डिंग, तो देखें कि 2 ईयर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेशियो के अकॉर्डिंग मिल रहा है 25। यानी कि 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि डिवाइड कर लेते हैं 12.5। देखिए, अगर आप डायरेक्टली यहां पर 2 से डिविजिबल होना चाहते थे तो 200 लेते, तो ये डबल कर देते हैं 250, तो सब कुछ इंटीजर में दिखता। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन इतनी भी खराब नहीं है। अगर है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 1 ईयर में 12.5। अच्छा, 1 ईयर का इंटरेस्ट 12.5 है और यहां पर कितने ईयर्स की बात की गई, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 3 × 12.5 37.5। यानी इसमें जो 3 वर्ष का इंटरेस्ट है, अगर रेशियो जो माना हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग देखें कि अगर इसे 100 मानते हैं 125, तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, जो कि इसमें इंक्लूड है 37.5। और अगर हमें प्रिंसिपल आना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल बराबर, इसमें प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का इंटरेस्ट था। अगर मैं इसमें से ये जो माइनस कर दूंगा 3 ईयर का इंटरेस्ट, जो 3 ईयर का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दूंगा तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी 100 माइनस 37.5 जो कि आ रहा 62.5। तो प्रिंसिपल आ गया 62.5। प्रिंसिपल निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, आपका 1 वर्ष का इंटरेस्ट तो मिल गया था, लेकिन जब भी कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा वो जो प्रिंसिपल होता है उस पर कैलकुलेट होता है, अमाउंट पे नहीं होता है। तो जो 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिला है 12.5 वो किस पर कैलकुलेट होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 12.5 1 ईयर का इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है तो 1 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट का कितने परसेंट होता है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 12.5 1 ईयर में मिला है किस पर, प्रिंसिपल मतलब 62.5 पे, और ये कितना परसेंट है इंटू 100 किया। अगर टेबल, अगर परसेंटेज टेबल याद हो तो आप डायरेक्टली कह पाएंगे इसका 5 गुना है, ये डिवाइड करके देखो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू रिजल्ट आपका कितना आ गया 20%। रिजल्ट कितना आ गया 20%। तो ये जो क्वेश्चन था आज की क्लास का लास्ट था। उम्मीद तो पूरा है कि आपको मैं जो समझा रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में हवाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि जो प्रोसेस होगा आपके दिमाग का सोचने का, कि इस तरीके से आपको सोचना है, आपको लिखना नहीं है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना है, लिखना नहीं है। आपका जो माइंड है ना वो ओपन होना चाहिए, वो सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलना है, और किस तरीके से माइंड में सोचना है, ये सारी चीजें माइंड में सोचना है। लेकिन सारी चीजें नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो माइंड में कैलकुलेट करना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं और करते हैं तो इसका मतलब आपका दिमाग डेवलप हो रहा है, आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब तक पेन दौड़ता रहेगा, पेन तो तब तक दौड़ेगा, फर्स्ट राउंड जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पेन दौड़ता ही दौड़ता है। सेकेंड राउंड अगर वहीं सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो पेन चलता तो है, लेकिन माइंड जबरदस्ती उसे रोकता है और अपना काम करना स्टार्ट करता है। अगर थर्ड राउंड अगर आप वहीं बुक लगाना स्टार्ट करें, मैथ की सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली माइंड कैलकुलेट करके टिक करा देगा। क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है ना, वैसे इंसान का दिमाग हमेशा ढूंढता क्या है, हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। तो दिक्कत यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। जब आप माइंड को लगाओ ना कि करना है, तुम्हें ये करना है, जब आप दिमाग को लगाओगे कि नहीं तुम्हें ये करना ही करना है, और अगर उसे मजबूरी लगेगी कि अब करना ही करना है, तो ढूंढो, इसका सर्च करो रास्ता ऐसा आसान जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। जो मेहनत करनी है वो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
तो इसके लिए मतलब सीधी सी बात है कि दिमाग को यूज जितना करेंगे वो उतना आसान रास्ता आपको देगा सोचने समझने का नजरिया बदल करके, और आप आसानी से उस मुश्किल पार्ट को भी कवर कर पाएंगे। मुश्किल पार्ट वो जिंदगी का भी पार्ट हो सकता है, वो मुश्किल पार्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों की लाइफ के नजरिए हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में क्या चीज कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।